प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की पहली कक्षा में प्रथम वर्ष में प्रवेशित समस्त विद्यार्थियों का मैं निर्मल कुमार रांकावत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आपको आदिकाल एवं भक्तिकाल के कवि एवं उनकी रचनाएं पढ़ने को मिलेगी। चूँकि हमें आदिकाल एवं भक्तिकाल के कवियों की रचनाएं पढ़नी हैं, तो प्रारंभ में हम भूमिका के रूप में आदिकाल एवं भक्तिकाल के कवियों का परिचय और काल की परिस्थितियों का अध्ययन कर लें, तो हमारे लिए उनके साहित्य को पढ़ना अत्यंत रुचिकर व सरल रहेगा। तो आज से मैं प्रथम कक्षा में आदिकाल का संक्षिप्त परिचय एवं उन कवियों का हम कक्षा दर कक्षा परिचय पढ़ेंगे जो हमारे पाठ्यक्रम में हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के आदिकाल की। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे प्रामाणिक विभाजन जो है, विश्लेषणात्मक एवं कालानुक्रम में विभाजन जो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रस्तुत किया गया। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा। आदिकाल, जिसको उन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर गाथा काल कहा था। यह नाम अत्यंत विवादास्पद रहा और इतिहासकारों ने इस काल के नामकरण पर आपत्तियां जताई और अंततः हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा सुझाए गए आदिकाल नामकरण को सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया गया। तो शुक्ल जी ने जिसे वीर गाथा काल कहा था, उसे हिंदी साहित्य में आदिकाल के नाम से जाना जाता है। संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत तक का समय वीर गाथा काल या आदिकाल माना जाता है। हिंदी साहित्य का विभाजन 4 काल में किया गया है। शुक्ल जी ने दूसरे काल को भक्तिकाल, तीसरे काल को रीतिकाल और चौथे काल को गद्य काल की संज्ञा दी। और इनका समय, भक्तिकाल का समय संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत, रीतिकाल का समय 1700 से 1900 विक्रम संवत एवं गद्य काल का समय उन्होंने 1900 विक्रम संवत से 1984 विक्रम संवत तक निर्धारण किया। हालांकि गद्य काल वर्तमान में भी चल रहा है, जिसे आधुनिक काल की संज्ञा दी गई है, लेकिन शुक्ल जी ने जब तक शुक्ल जी की हिंदी साहित्य का इतिहास जो रचना है वह जब प्रकाशित हुई, तब तक का इतिहास शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में समाहित है। इसलिए उन्होंने गद्य काल को 1900 से 1984 तक माना। शुक्ल जी ने दोहरा नामकरण देते हुए इन चारों कालों को क्रमशः आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल माना। हालांकि शुक्ल जी के द्वारा इतिहास के नामकरण के प्रथम एवं चौथे चरण का नाम बाद में बदल दिया गया और सर्वमान्य रूप से इन्हें आदिकाल और आधुनिक काल की संज्ञा दी गई, जिसे शुक्ल जी ने क्रमशः वीर गाथा काल और गद्य काल कहा था। आज हम बात करते हैं आदिकाल। देखिए, हिंदी साहित्य का जो पहला काल है आदिकाल, इसके नामकरण को लेकर मन में किसी प्रकार का पूर्वाग्रह रखने की जरूरत नहीं है कि आदिकाल का मतलब, आदि का मतलब कोई जो है इसमें अत्यंत प्राचीन काल हो गया, या मूलतः आदिकाल नाम का अर्थ है, आदि का मतलब यहाँ प्रारंभ से लिया गया है कि हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत के मध्य माना गया है। हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य का प्रारंभ जो है 10वीं शताब्दी में हुआ, ये हमें सदैव याद रखना है। आदिकाल का नाम जो विभाजन है, हिंदी साहित्य के इतिहासकार नगेंद्र ने 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य माना है। शुक्ल जी ने 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत माना है, जबकि इसका आदर्श विभाजन
1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी माना जाता है। शुक्ल जी अपने इतिहास ग्रंथ में कहते हैं कि राजा भोज से लेकर हमीर देव तक के शासन के कुछ पीछे तक का समय आदिकाल है। और नगेंद्र जी इस काल के बारे में कहते हैं कि आदिकाल का साहित्य आक्रमण एवं युद्ध के प्रभाव की मन स्थिति का प्रतिफलन है। देखिए, ये जो काल है, इस काल में जो साहित्य का सृजन हुआ, उस साहित्य के सृजन से हमें दो बातें पता चलती है कि इस काल में जो शासक हुआ करते थे उनमें राष्ट्रीयता का अभाव था, और इस काल में चूंकि अनेक बाहरी आक्रमण हुए और परस्पर राजाओं में युद्ध हुए, तो युद्धों का कवियों ने अत्यंत सजीव वर्णन किया है, क्योंकि इस काल के अधिकांश कलमकार जो थे वो स्वयं कलम के साथ साथ तलवार चलाने में भी कुशल थे। इसलिए उन्होंने युद्धों को स्वयं भोगा है, स्वयं लड़ा है, इसलिए उनके कलम के द्वारा जो युद्धों का वर्णन है वो अत्यंत सजीव वर्णन मिलता है। आदिकाल वह समय था जब हिंदू सत्ता का पतन हुआ और इस्लाम का उदय हुआ। शुक्ल जी कहते हैं 1050 से 1200 ईस्वी तक 1200 विक्रम संवत तक साहित्य की विशेष प्रवृत्ति नहीं थी। जब से मुसलमानों की चढ़ाइयाँ प्रारंभ हुई, तब से हम साहित्य में एक विशेष प्रवृत्ति देखते हैं। हिंदुस्तान पर जब से मुसलमान जाति का आक्रमण हुआ, चढ़ाइयाँ हुई, उसके बाद में साहित्य में एक विशेष प्रवृत्ति का उद्भव हुआ। सबसे पहले हम बात करते हैं आदिकाल की भाषा की। तो देखिए, आदिकाल तक आते आते भाषा जो है वह वैदिक संस्कृत से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंची। देखिए, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली भाषा, प्राकृत भाषा, ये भाषा के आदिकाल से पूर्व की स्थितियां हैं। लेकिन आदिकाल तक आते आते भाषा का एक बिगड़ा हुआ रूप हमारे सामने आया, जिसे हम अपभ्रंश कहते हैं। अपभ्रंश का अर्थ ही यही होता है, भाषा का बिगड़ा हुआ रूप। अपभ्रंश भाषा जो है वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य साहित्य में जिस भाषा का प्रयोग हुआ वो अपभ्रंश हुई। प्रारंभ में परिष्कृत अपभ्रंश का प्रयोग हुआ, शुद्ध अपभ्रंश का, जिसमें केवल तद्भव शब्दों का प्रयोग होता था, दूसरी भाषा के शब्दों का अभाव था। लेकिन धीरे धीरे इस अपभ्रंश में हिंदी के तत्सम शब्दों का प्रयोग होने लगा। तो अपभ्रंश के दो रूप देखने को मिलते हैं, प्रारंभिक अपभ्रंश और उत्तर अपभ्रंश। प्रारंभिक अपभ्रंश को पूर्ववर्ती अपभ्रंश या परिनिष्ठित अपभ्रंश माना जाता है, जिसका जैन साहित्य में प्रयोग हुआ, और उसके पश्चात जब अपभ्रंश में अन्य भाषाओं के शब्द मिलने लगे, हिंदी के तत्सम शब्दों का प्रयोग मिलने लगा, तो इसे उत्तर अपभ्रंश कहा गया, जिसे इस उत्तर अपभ्रंश को विद्यापति ने देसी भाषा कहा, देसिल वयना कहा, गुलेरी जी ने जिसे पुरानी हिंदी कहा, और शुक्ल जी ने जिसे प्राकृताभास हिंदी कहा। आदिकाल का प्रारंभ सिद्धों के साहित्य से होता है, और प्रारंभिक हिंदी का स्वरूप हमें सिद्ध साहित्य में देखने को मिलता है, ऐसा शुक्ल जी ने हमें बताया। आदिकाल में यदि हम नामकरण की बात करें तो आदिकाल को अनेक नाम दिए गए। शुक्ल जी ने इसे वीर गाथा काल कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीज वपन काल कहा, मिस्र बंधुओं ने इस काल को आरंभिक काल, गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल, ग्रियर्सन ने चारण काल, राहुल सांकृत्याय ने इसे सिद्ध सामंत युग कहा। लेकिन सर्वमान्य रूप से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा इस काल को आदिकाल नाम दिया गया, जिसे सर्वसम्मति से मान्य माना गया।
आदिकाल के पहले कवि कौन हुए, इसके लिए भी अनेक इतिहासकारों ने अनेक बातें कही। शुक्ल जी ने राजा भोज व उनके चाचा मुंज को आदिकाल का पहला कवि माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल के मुसलमान कवि अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि माना। बच्चन सिंह जी जो कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखते हैं, उन्होंने विद्यापति को हिंदी का पहला कवि माना। लेकिन सर्वमान्य रूप से यह माना गया कि 769 ईस्वी में यानी 8वीं शताब्दी में कवि हुए सरहप्पा, जो कि सिद्ध थे, राहुल सांकृत्यायन ने उन्हें हिंदी का पहला कवि माना। अब देखिए, सरहप्पा जो थे वो हिंदी के पहले कवि थे। उसके बाद में यदि हम बात करें हिंदी साहित्य के पहले ग्रंथ की, तो एक जैन कवि हुए हैं देवसेन। उनकी रचना श्रावकाचार रचना जो थी वो हिंदी का प्रथम ग्रंथ मानी जाती है, जिसमें 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन हुआ। इस काल में हम आगे आदिकाल की जो परिस्थितियां हैं उनकी भी बात कर लें। तो आदिकाल की जो परिस्थितियां हैं, देखिए, साहित्य समाज की प्रवृत्तियों का प्रतिफलन होता है। यदि साहित्य समाज का वर्णन नहीं करता तो वह कल्याणकारी नहीं होता। आदिकालीन साहित्य में सामाजिक प्रवृत्तियां प्रकट होती है, उस वक्त की समाज की जो परिस्थितियां वो प्रकट होती है। उस काल में यदि हम राजनीतिक परिस्थितियों की बात करें तो इस काल में जो भारत में विभिन्न प्रांतों के राजा हुआ करते थे उनमें राष्ट्रीयता का अभाव था। वे परस्पर युद्ध लड़ते थे और अपने राज्य को ही अपना देश मानते थे। परस्पर एकता का अभाव था। परस्पर स्त्री या सत्ता के लिए जो है युद्ध हुआ करते थे। यह युद्ध, संघर्ष और अशांति का काल था। धार्मिक परिस्थितियां हम देखें तो इस काल में धार्मिक परिस्थितियां भी बहुत खराब थी। तरह तरह के आडंबरों से युक्त विभिन्न धर्मों का प्रचलन था। इस काल में हम जानते हैं कि वैदिक व सनातन धर्म की जब प्रतिक्रिया हुई तो बौद्ध व जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। ईसा के पश्चात बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हुआ, हीनयान और महायान। हीनयान जो था वो सैद्धांतिक था। उसके सिद्धांत थे, उसमें हर व्यक्ति को प्रवेश नहीं मिलता था। केवल जो सन्यासी थे, जिन्होंने गृहस्थ जीवन को छोड़ दिया है, जो विरक्त हो गए, उन्हीं को प्रवेश मिलता था। और हीनयान से जिस संप्रदाय का उदय हुआ उसे नाथ संप्रदाय माना गया है। बौद्ध धर्म का पहली ईस्वी में 2 भागों में विभाजन हुआ, हीनयान और महायान। महायान जो था ये व्यवहारिक था। इसने सबको प्रवेश दिया, छोटे बड़े, बच्चे, स्त्रियां, पुरुष, गृहस्थ, विरक्त, सन्यासी, सबको। और जब ज़्यादा व्यवहारिकता होने के कारण इसमें धीरे धीरे अभिचार का प्रवेश हुआ, तंत्र मंत्र की साधना का प्रवेश हुआ, अंधविश्वास का प्रवेश हुआ, जिससे ये महायान धीरे धीरे वज्रयान में बदल गया और वज्रयान को मानने वाले सिद्ध कहलाए। मैं ये बात बताकर आपको इतना कहना चाहता हूँ कि बौद्ध धर्म के विभाजन से जो हीनयान और महायान बने, उनसे क्रमशः नाथ संप्रदाय और सिद्ध संप्रदाय का उदय हुआ, और ये दोनों ही संप्रदाय बौद्ध धर्म के हिस्से माने जाते हैं। इस काल में सामाजिक स्थितियां जो थी वे भी अच्छी नहीं थी। इस काल में
स्त्रियों की दशा बेहद खराब थी, स्त्रियां भोग्या मानी जाती थी, स्त्रियों का अपहरण, बलात्कार जैसी घटनाएं होती थी। किसी सुंदर स्त्री के लिए जनता को परेशानी में डालकर शासक बड़े से बड़ा युद्ध कर लेते थे। साहित्यिक परिस्थितियां देखें तो इस काल में संस्कृत अपभ्रंश और उत्तर अपभ्रंश तीनों में रचनाएं हुई। हिंदी साहित्य में यदि हम देखें तो अपभ्रंश में जैन साहित्य लिखा गया और उत्तर अपभ्रंश जो था उसमें सिद्धनाथ और जैन साहित्य तीनों ही लिखे गए। हालांकि मूलतः जैनियों का साहित्य जो था वो विशुद्ध अपभ्रंश में, परिनिष्ठित अपभ्रंश में लिखा गया। तो ये जो मैंने आपको परिचय बताया है ये आदिकाल की प्रारंभिक स्थितियों को लेकर, उसके नामकरण को लेकर, इस काल की जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक परिस्थितियां थी उनका परिचय मैंने दिया है। अगली कड़ी में हम आदिकालीन साहित्य का जो है वर्णन पढ़ेंगे। आदिकालीन साहित्य की क्या विशेषताएं थी, क्या प्रवृत्तियां थी, ये हम जानेंगे। शुक्रिया। आप जो हैं अपने गृह कार्य में ये लिख लें। आपको एक प्रश्न जो है मैं इस व्हाट्सएप के वीडियो के माध्यम से, मैं यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा कि आप इस प्रश्न का उत्तर सविस्तार लिखें। आदिकाल की समय सीमा क्या है, विभिन्न विद्वानों द्वारा आदिकाल के क्या नामकरण किए गए, एवं आदिकालीन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।